हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड बाउंड्री कंडीशन का डिस्कशन किया था और हमने कुछ प्रॉब्लम भी डिस्कशन करी थी प्रीवियस लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम कुछ और प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे बाउंड्री कंडीशंस के ऊपर। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे, जो आपकी फर्स्ट प्रॉब्लम है, रीजन y लेस देन 0 कंसिस्ट ऑफ परफेक्ट कंडक्टर while reason y greater than 0 is a dielectric medium with epsilon r equal to 2. If there is a surface charge of 2 nanocoulomb per meter square on the conductor, determine the electric field intensity E at 2 points. Basically दो अलग अलग क्वेश्चन है आपके, दो अलग अलग पॉइंट्स पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E डिटरमाइन करनी है। अगर आप इस प्रॉब्लम को ध्यान से समझने की कोशिश करोगे ना, तो आपको ये पॉइंट यहां पर समझ में आएगा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में जो प्रॉब्लम्स करी थी, एक्चुअली में एक ही प्रॉब्लम हमने की थी, वो थी आपकी डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए। लेकिन यहां पर अगर आप देखोगे तो एक मीडियम आपका परफेक्ट कंडक्टर है और एक मीडियम आपका डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। तो बेसिकली परफेक्ट कंडक्टर एंड डाइलेक्ट्रिक मीडियम, इसकी थ्योरी भी मैंने आपको पढ़ा रखी है। बहुत ईजी फॉर्मूले थे याद रखने के लिए, तो आप देखिए ध्यान से। मैं यहां पर एक स्ट्रक्चर सबसे पहले आपके लिए बना देता हूं जिससे आपको क्लियरिटी मिल जाए। तो आपको क्या लिखा हुआ है यहां पर देखो, y ग्रेटर देन 0 देन y लेस देन 0, इस तरीके की सिचुएशन है। तो यहां से अगर हम इसे y एक्सिस ले लें तो आप समझो यहां पर y लेस देन 0 वो इस तरफ होगा आपका, तो इस तरफ आपका क्या होगा देखो, y लेस देन 0 पे परफेक्ट कंडक्टर है। तो इस रीजन में यह आपका मीडियम 1 है, यहां पर आपका क्या है, परफेक्ट कंडक्टर। और y ग्रेटर देन 0 वो आपका इस तरफ होगा, तो y ग्रेटर देन 0 आपका क्या होगा, ये आपका डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, मीडियम 2, और एप्सिलॉन r की वैल्यू कितनी गिवन है आपको, 2 गिवन है। ठीक है, ध्यान रखना ये आपका y एक्सिस है, तो y लेस देन 0 इस तरफ होगा, y ग्रेटर देन 0 इस तरफ होगा। सारी सिचुएशन आपको मेंशन है, यहां पर मैंने दोनों मीडियम शो कर दिए हैं। और यहां से आप समझो, आपको जो पॉइंट्स दिए हैं ना, उस पे आपकी नजर होनी चाहिए। आप देखो, आपको फॉर्मुलेस पता है, नहीं भी पता तो आप प्रीवियस लेक्चर में जाकर फॉर्मुलेस देख सकते हो, या आपने नोट्स बनाए होंगे तो नोट्स पे आप फॉर्मुले देख सकते हो। फॉर्मूला कोई बड़ा इशू नहीं है, कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप देखो, इफ देयर इज अ सरफेस चार्ज ऑफ 2 नैनोकूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, मतलब नैनोकूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखो, आपको रोएस की जो वैल्यू है वो यहां पर गिवन है 2 नैनोकूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना, कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपकी यूनिट किसकी होती है, रोएस की। यहां से आप देखो, आपसे पूछा क्या है, डिटरमाइन ई एट 3, -2, आप समझो x, y, z। तो यहां से अगर आप y को देखोगे ना, तो y है आपका -2। y अगर -2 है, इसका मतलब क्या है, y लेस देन 0 है। और अगर y लेस देन 0 है तो आप किसमें हो, आप हो परफेक्ट कंडक्टर में। और परफेक्ट कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है आपकी, 0। तो देखो कितना इजी आंसर था, ये जो आपकी फर्स्ट प्रॉब्लम थी। तो इसे मैं प्रॉब्लम नंबर 1 दे देता हूं और इसे मैं प्रॉब्लम नंबर 2 दे देता हूं। तो प्रॉब्लम नंबर 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर आपको डायरेक्टली मिल गया है, 0 मिल गया है, क्योंकि इनसाइड द परफेक्ट कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज 0। ये हमने बहुत बार पढ़ रखा है। अब आप देखो, जो सेकंड प्रॉब्लम है आपकी -4, 1, 5, यहां पर अगर आप y को देखोगे तो y की वैल्यू यहां पर 1 है, मतलब y ग्रेटर देन 0 है। y अगर ग्रेटर देन 0 है, दैट मींस आप कौन से मीडियम में हो, आप डाइलेक्ट्रिक मीडियम में हो, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट गिवन है एप्सिलॉन r इक्वल टू 2। तो ये पॉइंट आपको यहां पर ध्यान में रखना है। तो यहां पर अब आप फिर से ध्यान से अंडरस्टैंड करो मेरी बात को। हमने प्रीवियस लेक्चर में जब स्टडी किया था कंडक्टर डाइलेक्ट्रिक इंटरफेस, तो हमने वहां पे फॉर्मूला जो कैलकुलेट किया था, वो फॉर्मूला आपका क्या था, वो फॉर्मूला हमने कैलकुलेट किया था dn इज इक्वल टू रो एस, आपको याद होगा। ठीक है, et की वैल्यू हमारी 0 आई थी, जिसके कारण से dt भी आपका 0 हो जाएगा। लेकिन जो en था वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो उसके लिए पहले हमें dn कैलकुलेट करना होगा। क्योंकि ये फॉर्मूला चूंकि मैंने डेवलप कराया है, इसलिए मैं यही फॉर्मूला आपको शो कर रहा हूं, आप जाकर देख सकते हैं। तो जो कंडक्टर डाइलेक्ट्रिक इंटरफेस था, उसके लिए हमें dn की वैल्यू मिली थी रो एस। और बेसिकली आपको ये ध्यान देना होगा कि ये आप कैलकुलेट ही क्यों कर रहे हो, क्योंकि पॉइंट आपका जो है उस पे y ग्रेटर देन 0 है।
तो बेसिकली आप डाइलेक्ट्रिक मीडियम में हो तभी आप कैलकुलेट कर रहे हो। इस मीडियम में आपको जरूरत ही नहीं थी कैलकुलेट करने की। तो यहां से अब आप समझो dn इक्वल टू रो एस है अगर आपका, तो dn की वैल्यू आप बड़े आराम से अचीव कर लोगे। dn की वैल्यू आपकी कितनी होगी, देखो एक्चुअल में आंसर ही आ गया आपका, रो एस की वैल्यू तो आपको गिवन ही है। देखो यहां पर आपने ना सिर्फ मैग्नीट्यूड अचीव किया है, आपका टारगेट होगा आपको डायरेक्शन भी अचीव करना चाहिए। तो मैंने आपको सिखाया था प्रीवियस लेक्चर में जब मैंने प्रॉब्लम कराई थी डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए, वहां पर मैंने आपको बोला था कि मैं ट्रिक बता रहा हूं आपको जिससे आप डायरेक्टली पहचान पाओगे कि नॉर्मल कंपोनेंट का डायरेक्शन कौन सा लेना है। आपको याद आ गया? तो नॉर्मल कंपोनेंट का डायरेक्शन जो है वो उसके अकॉर्डिंग लेना है जिसके अकॉर्डिंग दोनों मीडियम को सेपरेट किया गया है। तो आप देखो y लेस देन 0 परफेक्ट कंडक्टर, y ग्रेटर देन 0 डाइलेक्ट्रिक, तो y तो ए वाई ही क्या होगा आपका नॉर्मल कंपोनेंट का डायरेक्शन होगा। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में यह भी बताया था कि एक सिर्फ ट्रिक है और ये ट्रिक तभी काम करेगी जब सिंगल वेरिएबल का यूज करके सेपरेशन होगा, जैसे y लेस देन 0 या y ग्रेटर देन 0। लेकिन जब इंटरफेस इस तरीके से गिवन होगा कि 4x प्लस 3y इक्वल टू 10, तो उस सिचुएशन में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस सिखाऊंगा और जो प्रोसेस होगा वो हर जगह काम करेगा और वो प्रोसेस आज ही सिखाऊंगा मैं आपको। तो आप देखो यहां पर फिलहाल हमें ट्रिक के थ्रू पता है कि जो आपका नॉर्मल कंपोनेंट है वो आपका क्या है, ए वाई, मींस नॉर्मल जो कंपोनेंट है बेसिकली dn, डायरेक्शन आपका क्या है ए वाई है। तो आप यहां पर मेंशन करोगे dn वेक्टर, ये हो जाएगा 2ay नैनो कूलम पर मीटर स्क्वायर। एक बार अगर आपने dn अचीव कर लिया तो आप en अचीव कर सकते हो। en क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2ay अपॉन एप्सिलॉन, दैट मींस एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r। तो 8.854 इंटू 10 की पावर -12 इंटू एप्सिलॉन r। एप्सिलॉन r कितना है देख लो आप, 2 है, तो 2 और 2 यहां पे कैंसल। एक और पॉइंट ध्यान रखना, यहां पर ये जो dn था यूनिट नैनो थी, नैनो, तो आपको इंटू 10 की पावर -9 भी करना होगा और साथ ही साथ यूनिट क्या हो जाएगी, वोल्ट पर मीटर। तो यहां से अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी हमारी एट दिस पॉइंट, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि जो ईटी कंपोनेंट होता है वो तो आपका ऑलवेज जीरो होता है। मैंने आपको पढ़ाया भी हुआ है प्रीवियस लेक्चर में जब हमने कंडक्टर डाइलेक्ट्रिक इंटरफेस कंसीडर किया था, तो वहां पर हमने क्या समझा था कि जो आपका ईटी होगा, ईटी ऑलवेज आपका जीरो होगा और डीएन आपको मिलेगा इक्वल टू रो एस। तो डीएन के कारण ईएन तो आपको मिल गया लेकिन ईटी आपका जीरो ही होगा। ये पॉइंट ध्यान रखना, जब आप क्वेश्चन नंबर 1 की बात करोगे इस मीडियम की तब तो कंप्लीट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, लेकिन अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात भी करोगे जहां पर आप डाइलेक्ट्रिक में ही कैलकुलेशन कर रहे हो तब भी ईटी आपका जीरो होगा और डीएन आपका रो एस के इक्वल होगा। तो ई किसके इक्वल होता है, ईटी प्लस ईएन। तो यहां से ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो ए वाई, और ये 10 की पावर -12 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 12 हो जाएगा, तो 10 की पावर 3 हो जाएगा ये टोटल, डिवाइडेड बाय 8.854 और कुछ तो आपका रहता नहीं है तो यूनिट आप क्या लिख सकते हो, वोल्ट पर मीटर। तो इस तरीके से आपका ओवरऑल आंसर यहां पर आ जाएगा। तो पॉइंट समझ में आ गया। फर्स्ट प्रॉब्लम कंडक्टर मीडियम, दैट मींस कंप्लीटली जीरो। सेकेंड प्रॉब्लम डाइलेक्ट्रिक मीडियम, तो ईटी जीरो लेकिन ईएन का आंसर आएगा जिसके कारण आपको ई की वैल्यू यहां पर मिल जाएगी। तो ये थी आपकी प्रॉब्लम नंबर 1 जहां पर हमने कंडक्टर डाइलेक्ट्रिक इंटरफेस का एनालिसिस किया। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम वापस से मैं आपको कराने जा रहा हूं डाइलेक्ट्रिक के लिए, जहां पर मैं आपको प्रोसेस भी बताऊंगा कि नॉर्मल कंपोनेंट कैसे निकाला जाता है। नाउ जो प्रॉब्लम नंबर 2 है हमारी, आप देखिए ध्यान से, अ डाइलेक्ट्रिक इंटरफेस इज डिफाइंड बाय 4x + 3y = 10। आप देखो मैं इसी की बात कर रहा था, अब कोई ट्रिक काम नहीं करेगी, अब आपको कंप्लीट प्रोसेस पता होना चाहिए। The region including the origin is free space where d1 is equal to this. In the other region epsilon r2 equal to 2.5, find d2. तो यहां पर अगर आप देखेंगे कोई कंडक्टिंग मीडियम नहीं है, एक जगह आपको डाइलेक्ट्रिक मीडियम गिवन है और एक जगह आपको फ्री स्पेस गिवन है, तो आप वही थ्योरी यूज करोगे जो डाइलेक्ट्रिक के लिए आपने स्टडी करी थी। बेसिकली आप एक मीडियम का जो एप्सिलॉन r है वो 1 ले लोगे और एक मीडियम का एप्सिलॉन r आप ले लोगे 2.5। क्लियर हो गया, मीडियम 1 का 1 है, मीडियम 2 का 2.5 है। यहां से अब आप ध्यान से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। सबसे पहला टारगेट आपका क्या होना चाहिए, सबसे पहला टारगेट आपको यह होना चाहिए,
आपको देखना चाहिए इंटरफेस किस तरीके से शो किया जा रहा है। इंटरफेस इज डिफाइंड बाय 4x + 3y = 10। यहां पर कोई सिंगल वेरिएबल नहीं है। तो अब आप नॉर्मल कंपोनेंट कैसे अचीव करोगे? देखो, प्रीवियस लेक्चर में जब हमने प्रॉब्लम की थी तो चाहे आपको E1 दिया हो चाहे D1 दिया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फॉर्मूले में थोड़े बहुत चेंजेस हो जाएंगे बस। मेन बात क्या है कि जो भी दिया हो उसमें आपको नॉर्मल कंपोनेंट अचीव करना आना चाहिए, तभी आप यहां पर अचीव कर पाओगे। D2 बेसिकली नॉर्मल कंपोनेंट अचीव होगा D1 का, तो टेंजेंशियल कंपोनेंट अचीव कर पाओगे। फिर रिलेशनशिप डेवलप करके आप D2 के नॉर्मल और टेंजेंशियल कंपोनेंट भी अचीव कर पाओगे। पॉइंट समझ में आ रहा है ना, जैसा हमने प्रीवियस लेक्चर में भी किया था। तो ध्यान से देखो, आपको सबसे पहले जो इंटरफेस डिफाइन किया जा रहा है ना, उसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, f = 4x + 3y - 10। ठीक है, आपको सबसे पहले ये टास्क परफॉर्म करना है। समझ में आ गया? 4x + 3y = 10 गिवन था, आप f = ऐसे लिख लो, 4x + 3y - 10। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ना नॉर्मल डायरेक्शन अचीव करना है। ये पॉइंट ध्यान रखो, नॉर्मल डायरेक्शन, तभी तो नॉर्मल कंपोनेंट निकलेगा। आपका टारगेट क्या है कि आपको D1 का नॉर्मल कंपोनेंट चाहिए, तो आपको नॉर्मल डायरेक्शन चाहिए। देखो, मैंने ना जब आपको वेक्टर कैलकुलस पढ़ाया था स्टार्टिंग में, तो उसके बाद मैंने ना बहुत सारे लेक्चर लिए थे प्रॉब्लम के ऊपर। मैंने 5 to 6 प्रैक्टिस प्रॉब्लम के ऊपर लेक्चर आपके साथ डिस्कस किए हुए हैं। वहां पर आप देखोगे एक प्रॉब्लम मैंने आपको कराई थी कि जब भी नॉर्मल डायरेक्शन निकालना हो, जब भी आपको इस तरीके से कोई इंटरफेस गिवन हो, तो आप कैसे निकालते हो। अगर वो आपको प्रॉब्लम याद है तो आपको प्रोसेस भी पता है, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, दोबारा देख लो। तो देखो, मैंने आपको समझाया था कि सबसे पहले आप ग्रेडियंट निकालो। तो ग्रेडियंट तो हमें याद होना चाहिए ना। देखो, ये कोई स्केलर क्वांटिटी है, तो वैसे भी रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो ग्रेडियंट का फॉर्मूला बहुत इजी है, del/del x ax, बेसिकली del(f)/del(x) ax प्लस del(f)/del(y) ay प्लस del(f)/del(y) az। मतलब एक बार इस f का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो, एक बार y के और एक बार z के। z के रेस्पेक्ट में तो होगा नहीं, जीरो हो जाएगा। तो आप देखो, जब आप x के रेस्पेक्ट में करोगे तो क्या मिलेगा आपको, इन दोनों का जीरो हो जाएगा, क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन है, तो y और 10 दोनों कांस्टेंट होंगे। तो आंसर क्या होगा, 4, x का x के रेस्पेक्ट में क्या होगा 1, तो del(f)/del(x) इंटू स्मॉल ax, तो आंसर क्या हो जाएगा 4ax। फिर पूरे का y के रेस्पेक्ट में करोगे तो ओनली y का ही होगा, आप जानते हो, तो आंसर क्या हो जाएगा 3ay। क्लियर हो गया पॉइंट? तो जब आपने ग्रेडियंट अचीव कर लिया, उसके बाद का टारगेट मैंने आपको क्या सिखाया था कि ग्रेडियंट अचीव करने के बाद अब आप निकालोगे नॉर्मल डायरेक्शन। कैसे निकालोगे, यूनिट वेक्टर अचीव करोगे आप, जो आपने ग्रेडियंट अचीव किया है। देखो, जो ग्रेडियंट होता है वो निकाला तो स्केलर के लिए जाता है, लेकिन होता क्या है, वेक्टर है। तो यहां से अब आप क्या करोगे, 4ax + 3ay, मतलब जो ये वेक्टर निकला है ना, बस उसी का आपको यूनिट वेक्टर निकालना है, दैट्स इट। तो क्या करोगे, √4² + 3², मतलब मॉड ले लोगे। यूनिट वेक्टर ऐसे ही निकालते हैं ना हम लोग, वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मॉड। तो √4² + 3² क्या हो जाएगा 5। तो ये आपका निकला है नॉर्मल डायरेक्शन। नॉर्मल डायरेक्शन अचीव कर लेने के बाद अब आप देखो, जो आपको D1 गिवन है ना, उसका अगर आपको नॉर्मल कंपोनेंट अचीव करना है तो नॉर्मल डायरेक्शन में निकालोगे। अब यहां ध्यान से देखो, स्टार्टिंग के 2 लेक्चर जब मैंने आपको वेक्टर अलजेब्रा का कंसेप्ट सिखाया था, तो आई थिंक सेकेंड लेक्चर में मैंने आपको कंपोनेंट इन एनी डायरेक्शन निकालना सिखाया था, कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, ठीक है ना। तो प्रोजेक्शन और कंपोनेंट वाला जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था इन एनी डायरेक्शन, वही काम हम अब करने वाले हैं। हमें D1 का नॉर्मल कंपोनेंट अचीव करना है। तो देखो क्या होगा, आप करोगे D1n = D1.an × an। मैंने आपको 2 तरह के कंपोनेंट निकालना सिखाया था, स्केलर प्रोजेक्शन और वेक्टर प्रोजेक्शन। अगर आपको सिर्फ स्केलर प्रोजेक्शन निकालना होता तो आप सिर्फ D1.an करते, मतलब an के डायरेक्शन में। चूंकि आपको वेक्टर निकालना है तो आप क्या करोगे, D1.an और फिर an से यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो आप देखो, यहां से D1n की वैल्यू क्या हो जाएगी, D1.an, हमें डॉट प्रोडक्ट याद होना चाहिए, ax.ax 1 होगा, ay.ay भी 1 होगा, ठीक है। और बाकी अगर आप ax.ay करते हो तो 0 हो जाता है, आपको अच्छे से पता है। तो देखो यहां से D1
डॉट an, तो क्या हो जाएगा 2ax 4ax, तो डिवाइड बाय 5 भी ना, ध्यान रखना। तो यहां से आंसर क्या मिलेगा आपको 8/5, और यहां से देखो -4 -3 बेसिकली +3 है, तो कितना हो जाएगा -12/5। तो यहां से -4 × 3 -12/5, और उसके बाद आपको यहां पर मल्टीप्लाई करना होगा an से। तो an कितना है आपका 4ax + 3ay डिवाइडेड बाय 5। तो यहां से जो आपका d1n का वैल्यू होगा वो कितना आ जाएगा, देखो ध्यान से, 8 - 12 -4, तो -4/5 बेसिकली 25 लिख दो, 5 × 5 4ax + 3ay। तो ये आपका कंप्लीटली आ जाएगा यहां पर d1n। मैं फाइनल कैलकुलेशन नहीं शो कर रहा हूं, पॉइंट में आंसर आप खुद से निकाल लेना। यहां तक समझ में आ गया अच्छे से? देखो मैं ऑलरेडी बाउंड्री कंडीशंस के ऊपर आपको प्रॉब्लम करा चुका हूं, तो यहां पर मेरा जो टारगेट है ना वो आपको यह सिखाने का है कि नॉर्मल कंपोनेंट आप कैसे अचीव करते हो। तो इस तरीके से आप नॉर्मल कंपोनेंट अचीव कर सकते हो, यह आपका कंप्लीटली प्रोसेस होता है। एक बार अगर आपने नॉर्मल कंपोनेंट अचीव कर लिया d1n, उसके बाद देखो यहां पर कहीं भी ρs मेंशन नहीं है। ρs मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसका मतलब आप डायरेक्टली क्या लेके चलोगे, मैंने क्या सिखाया है, d1n = d2n। तो यहां से आप मेंशन कर दोगे d2n की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, d1n के इक्वल हो जाएगी। ये आप ऑलरेडी निकाल चुके हो यहां पर, तो एक तो आपका आ गया। उसके बाद देखो आपका और क्या टारगेट है, आपका टारगेट तो एक्चुअल में d2 फाइंड आउट करने का है ना। तो d2 के लिए अब आपको dt2 चाहिए होगा। dn2 तो आ गया, या d2n जो भी आपने लिखा है वो आ गया, लेकिन अब आपको d2t चाहिए होगा, मतलब टेंजेंशियल कंपोनेंट। तो उसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास, हमें पता है et1 = क्या होता है आपका, et2 होता है, ये हमें अच्छे से पता है। हमने यही तो स्टडी किया था ना कि et1 = et2 होता है, और अगर चार्ज फ्री रीजन हो इंटरफेस में तो dn1 = dn2 होता है। तो हमने dn1 = dn2 तो कर लिया, अब हमने et1 = et2 कर लिया। तो यहां से हमें पता है कि जो d होता है, d वो ε e होता है, ठीक है, ये पॉइंट हमें अच्छे से आता है ना। तो जो d है अगर वो ε e है तो e की वैल्यू क्या होगी, d/ε। तो यहां से आप लिखोगे dt1 अपॉन ε1 dt2 अपॉन ε2। ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ, ठीक है। d होता है ε e, तो e क्या हो जाएगा, d/ε। और ε1 का मतलब क्या होगा, ε0 εr1, और ε2 का मतलब क्या होगा, ε0 εr2। तो ε0 तो दोनों साइड सेम होंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ εr1 εr2। तो ये आपका यहां तक निकल कर आ गया, ठीक है। तो यहां से अब आपको अचीव क्या करना है, अब आपको यहां पर अचीव करना है dt2। तो dt2 की वैल्यू क्या होगी, εr2 अपॉन εr1 dt1। तो यहां से आप dt2 भी अचीव कर लोगे, ये आपका dt2 का आंसर आपको मिल जाएगा, सारी वैल्यूज आपको गिवन है। और यहां से हमने d2n भी अचीव कर लिया है। तो फुल एंड फाइनल dt की वैल्यू आपको पता है और dn की वैल्यू भी पता है, तो d2 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, dt2 + d2n, जो भी आपने यहां पर मेंशन किया है नोटेशन। क्लियर हो गया अच्छे से? एक पॉइंट और है, अगर आपको इस पॉइंट में जरा भी डाउट हो कि dt1 कैसे आएगा, तो देखो यहां पर आपने d1n अचीव कर लिया है ना, तो dt1 भी आपका डायरेक्टली यहां पर आ जाता। dt1 क्या होता है आपका, d1 - d1n। इस तरीके से आप यहां पर बड़े आराम से अचीव कर सकते थे। आप देखो d1 आपको जो गिवन है ना वो एज इट इज यूज करना है, d1 में से d1n को सब्ट्रैक्ट कर देना है, इस वैल्यू को आप सब्ट्रैक्ट कर दो, आपका अपने आप क्या आ जाएगा, dt1 आ जाएगा। और एक बार अगर dt1 आ गया, εr1 εr2 आपको पता ही है, फ्री स्पेस के लिए क्या होता है 1, और डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए आपको गिवन है 2.5। तो यहां से dt2 आ जाएगा, dn2 ऑलरेडी आ चुका था। तो बस कैलकुलेशन आपके लिए मैं लीव कर रहा हूं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मेरा यहां पे टारगेट ये सब कराने का था ही नहीं, मेरा यहां पे टारगेट था कि आपको d1n हमने कैसे अचीव किया ये समझा सकूं, बस। क्लियर हो गया? तो ये आपकी थी प्रॉब्लम नंबर 2। नाउ एक और प्रॉब्लम मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जस्ट प्रैक्टिस के लिए, और उसके बाद फिर हम आज का लेक्चर कंप्लीट करेंगे। नाउ थर्ड प्रॉब्लम आप देखो यहां पर
two homogeneous dielectric regions, one rho less than equal to 4 centimeter and two rho greater than equal to 4 centimeter have dielectric constant 3.5, 1.5 respectively. If D2 is equal to this, calculate E1 and P2. P2 यहां पर क्या है मैं आपको बता देता हूं. E1 तो आप जानते ही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी ना मीडियम 1. P2 है जो हमने कुछ टाइम पहले एक टॉपिक स्टडी किया था, पोलराइजेशन. तो वहां पर हमने पोलराइजेशन P कैलकुलेट किया था. आप याद करो, मैं आपको फॉर्मूला भी याद दिला देता हूं. एप्सिलॉन 0 जीटा E इंटू E, कैपिटल E. ठीक है, तो वो फॉर्मूला आप जाकर देख सकते हो. वैसे मैं अभी कैलकुलेशन करा दूंगा. तो एक सिंपल सी प्रॉब्लम मैंने उस टॉपिक पर भी कंसीडर कर ली है. तो आप समझो, अब टू होमोजीनियस डाइलेक्ट्रिक्स, रीजन 1 एंड रीजन 2 आपको गिवन है. यहां पर देखो जो रीजन का सेपरेशन है फिर से वो एक वेरिएबल के अकॉर्डिंग ही है, दैट मींस रो के अकॉर्डिंग. वैसे ये प्रॉब्लम आपकी सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, लेकिन यहां पर कुछ भी डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा. सारे कंसेप्ट वही रहेंगे जो आपने अभी स्टडी किए हैं. मैंने इंटेंशनली ये प्रॉब्लम ली है ताकि आपको ये बात समझा सकूं कि जो कंसेप्ट आपने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए स्टडी किए हैं, सेम कंसेप्ट यहां पर एज इट इज एप्लीकेबल होंगे. तो यहां पर सिंगल वेरिएबल यूज किया गया सेपरेशन के लिए, जो हम ट्रिक यूज कर रहे हैं. इसका मतलब नॉर्मल कंपोनेंट आपको डायरेक्टली पता है ए रो वाला है. तो यहां से आप देखो, आपको अगर D2 गिवन है 12A रो माइनस 6A5 प्लस 9AZ, तो यहां से आपको डायरेक्टली D2N पता है, 12A रो है. पॉइंट समझ में आ गया. और अगर आपको D2N पता है तो आपको पता है जो D2 है वो टेंजेंशियल प्लस नॉर्मल दोनों से मिलकर बना होगा. हमने D2N ये क्यों लिखा, क्योंकि रो का यूज किया गया सेपरेशन के लिए, तो वही आपका नॉर्मल कंपोनेंट आपको दे देगा. तो यहां से D2T कितना हो जाएगा, माइनस 6A5 प्लस 9AZ. ठीक है, जो बच गया. बेसिकली देखो, प्रीवियस प्रॉब्लम में भी कैलकुलेशन भले ही लेंदी हो सकता है, लेकिन आपको करना क्या होता है, एक बार आप नॉर्मल आइडेंटिफाई कर लो, उसके बाद D2 माइनस D2N कर लो, आपका ऑटोमेटिकली टेंजेंशियल भी आ जाएगा. क्लियर हो गया. इसके बाद देखो आपका टारगेट क्या है, आपका टारगेट है यहां पर E1 अचीव करने का. तो उसके लिए आप पहले D1 अचीव कर लो. ठीक है, हमें पता है कि जो D2N है वही आपका क्या होता है, D1N होता है. तो D1N की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12A रो हो जाएगी, क्योंकि यहां पर कोई चार्ज तो मेंशन है नहीं. तो D1 D2 दोनों इक्वल होंगे N में, नॉर्मल कंपोनेंट, ये हमने पढ़ रखा है. टेंजेंशियल में क्या होता है आपका, टेंजेंशियल में आपको पता है कि ET1 इक्वल टू क्या होता है, ET2 होता है. ये हमें अच्छे से पता है. ठीक है, तो यहां से आप जानते ही हो, प्रीवियस दो प्रॉब्लम से आप यूज कर रहे हो कि अगर आपको ET1 इक्वल टू ET2 पता है, इसका मतलब आपको क्या पता है यहां पर, इसका मतलब पता है DT1 अपॉन एप्सिलॉन R1 इज इक्वल टू DT2 अपॉन एप्सिलॉन R2. ये आपको यहां पर पता है. क्लियर हो गया. ET1 की जगह DT1 अपॉन एप्सिलॉन R1, ET2 की जगह DT2 अपॉन एप्सिलॉन R2. एक्चुअल में साथ में एप्सिलॉन जीरो भी आएगा, लेकिन दोनों साइड से वो कैंसिल हो जाएगा. यहां से अब आप देखो, आपको DT2 पता है, तो अगर आप DT1 निकालना चाहते हो तो क्या हो जाएगा, DT2 मतलब माइनस 6A5 प्लस 9AZ इंटू एप्सिलॉन R1 अपॉन एप्सिलॉन R2. तो आप देखो, टू होमोजीनियस डाइलेक्ट्रिक रीजन्स 1 एंड 2. तो 1 का है 3.5, 2 का है 1.5. ध्यान रखना. तो आपको यहां पे क्या करना है, एप्सिलॉन R1 अपॉन एप्सिलॉन R2 है ना, तो 3.5 अपॉन 1.5, ये आपका यहां पर आंसर बनेगा. तो ये आपको क्या मिल गया, यहां पर DT1 मिला है. ये पॉइंट आप ध्यान रखना. DT1 अचीव कर लेने के बाद अब आपका नेक्स्ट टारगेट क्या अचीव करने का होगा, नेक्स्ट टारगेट आपका अचीव करने का होगा यहां पर ET. बेसिकली आपको अल्टीमेटली चाहिए क्या, आपको अल्टीमेटली चाहिए E1. तो यहां से अगर आप ET1 अचीव कर लो तो ET1 आपका क्या होगा, तो ET1 किसके इक्वल हो जाएगा, D अपॉन एप्सिलॉन. ठीक है, तो यहां से आप मेंशन करोगे DT1 3.5 1.5 माइनस 6A5 प्लस 9AZ अपॉन एप्सिलॉन. तो अपॉन एप्सिलॉन ध्यान रखना, एप्सिलॉन मतलब एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R दोनों ही होता है. होता क्या है ना, यहां लिखते लिखते हम हमेशा एप्सिलॉन R ही बस लिखते चले जाते हैं और वो रॉन्ग हो जाता है. आप ध्यान दो, यहां पर भी
ET1 की वैल्यू वही थी, DT1 अपॉन एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R1। यहां पर भी एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R2 ही था। एप्सिलॉन 0 दोनों साइड से कैंसिल हो गया, लेकिन यहां पर कहीं भी कैंसिल नहीं होगा। तो आप क्या लिखोगे, DT1 अपॉन एप्सिलॉन 0 दैट मींस दिस, और एप्सिलॉन R1 क्यों? क्योंकि आप डिस्कस कर रहे हो ET1 के बारे में। एप्सिलॉन R1 कितना है, 3.5, तो 3.5 कैंसिल, और ये आपका यहां पर ET1 का आंसर आ जाएगा। तो ET1 का आंसर निकाल लेने के बाद अब आपका नेक्स्ट टारगेट क्या है, आप देखो ET1 ET2 ये आपको पहले से ही पता है, सेम है, लेकिन आपको वैसे भी यहां E1 चाहिए, तो आपको यहां पर चाहिए होगा फुल एंड फाइनल EN1। तो EN1 का आंसर क्या होगा वो अब हम देख लेते हैं यहां पर। तो आप देखो EN1 अगर आपको चाहिए यहां पर, तो EN1 के लिए आप क्या कर सकते हो, आपको यहां पर D1N पता है, तो सिंपली बस क्या करोगे, 12 ए रो डायरेक्शन भी शो करते चलो, फिर 8.854 इंटू 10 की पावर -12 इंटू 3.5। ऐसा आपने क्यों किया? आपको पता है कि अगर D पता है, D कोई भी पता हो, चाहे नॉर्मल पता हो चाहे टेंजेंशियल पता हो, D डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन, आपको E मिल जाएगा। वैसे ना मैंने काफी लंबा कर दिया ऐसे, आप चाहते तो आप क्या कर सकते थे, डायरेक्टली यहां पर D इक्वल टू क्या कर लेते, D1 चाहिए था ना, तो D1 करते D1N प्लस DT1, और डिवाइडेड बाय डायरेक्टली आप एप्सिलॉन कर लेते, तो डायरेक्टली आपको E1 मिल जाता, जैसा आपको अच्छा लगे। ठीक है ना, मेन लॉजिक यही था कि आपको कैलकुलेशन समझ में आना चाहिए कि जो हमने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में अप्रोच यूज की है, सेम अप्रोच यहां पर भी आपकी यूज होने वाली है। यहां से अब आप क्या करोगे, E इज इक्वल टू EN1 प्लस ET1, ये आप यहां पर परफॉर्म कर लोगे, आपके पास ET1 भी है और आपके पास EN1 भी है। तो ये सारे कैलकुलेशन कंप्लीट हो जाने के बाद अब आपका जो नेक्स्ट टारगेट है वो क्या है, आप देखो आपका टारगेट है P2। P2 ध्यान से समझना, मीडियम 2 की बात कर रहा हूं ना मैं। तो पोलराइजेशन जो मैंने आपको पढ़ाया था, इलेक्ट्रिकल पोलराइजेशन, तो वहां पर मैंने आपको एक पॉइंट समझाया था कि पोलराइजेशन का जो फॉर्मूला है वो आप D इक्वल टू एप्सिलॉन E से डिराइव कर सकते हो। ठीक है, बेसिकली मैंने डाइलेक्ट्रिक में क्या इफेक्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो सारी चीजें आपके साथ डिस्कस की थी। वो टॉपिक आप चाहो तो जाके रिवाइज कर सकते हो। तो यहां से जो हमने P का फॉर्मूला लिखा था, एप्सिलॉन 0 जीटा E इंटू E, क्योंकि आपको P2 चाहिए इसलिए आप E2 कर दोगे, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। पॉइंट समझ में आ गया? तो यहां से अब आप देखो जीटा E, बेसिकली यहां पर जीटा E2 करोगे। जीटा E आपको याद है ना, मैंने क्या पढ़ाया था, एप्सिलॉन R -1 के इक्वल होता है। तो यहां से आप चाहो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो, एप्सिलॉन R2 -1 इंटू E2। तो यहां से एप्सिलॉन 0 की वैल्यू 8.854 इंटू 10 की पावर -12, एप्सिलॉन R2 -1 मतलब 0.5 इंटू E2। तो आप देखो E2 क्या लिखोगे, D2 आपको पता है, D2 आपको कितना पता है, 12 ए रो -6A5 प्लस 9AZ डिवाइडेड बाय आपको क्या करना पड़ेगा यहां से, एप्सिलॉन 2। तो एप्सिलॉन 0 दैट मींस 8.854 इंटू 10 की पावर -12 इंटू एप्सिलॉन R2 दैट मींस 1.5। तो देखो ये दोनों तो आपका कैंसिल हो ही जाएगा, और बाकी चीजों को आप यहां पर कैलकुलेट कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R2 -1 इंटू E2। E2 आपने कैसे निकाला, D2 आपको प्रॉब्लम में गिवन था, D2 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 2 आपने परफॉर्म कर लिया, आपका अपने आप E2 आ जाएगा। यहां पर एक पॉइंट ध्यान रखना, मैंने इस नैनो वाली यूनिट को कंसीडर ही नहीं किया है। ठीक है, आप चाहो तो आप नैनो हर जगह यहां पर शो कर सकते हो। क्लियर है पॉइंट? तो अगर यहां पर मैंने नैनो को कंसीडर नहीं किया है तो आपके सारे आंसर किस में आ रहे हैं, बेसिकली नैनो में आ रहे हैं। जो भी आपकी यूनिट होगी उसके साथ में आप क्या लगा दोगे, नैनो लगा दोगे। पॉइंट समझ में आ गया? जैसे देखो यहां पर D2N नैनो में है, D2T नैनो में है, जो भी यूनिट है उसके सामने नैनो। उसकी तरीके से ET1 आपका नैनो में है, उसी तरीके से E भी किस में है, आपका नैनो में, और जो आपका P है वो भी किस में है, नैनो में। तो आप वो यूनिट कंसीडर कर लेना। ठीक है, तो ये आपका
कैलकुलेशन था इस प्रॉब्लम का। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और इसी के साथ जो आपका बाउंड्री कंडीशन वाला टॉपिक है वो यहां पर कंप्लीट होता है। लेकिन जैसा मैं चैप्टर के आखिरी में बहुत सारे क्वेश्चन और आपको करवाता ही हूं, तो उसमें हो सकता है हम कुछ और प्रॉब्लम डिस्कस कर लें, अदरवाइज ये टॉपिक आपका यहां पर कंप्लीट होता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।